हाय। ये वीडियो सेल्फ असेसमेंट पेपर 3 के सेक्शन सी के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बनाया गया है और सेक्शन ए और बी के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम लोगों ने फर्दर वीडियो बना रखा है। तो आप वहां पर जा करके आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस को किस प्रकार सोल्व किया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सोल्व करते हैं सेक्शन का पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 26 है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट लाइज द पॉइंट which divides the line segment joining the point 8 minus 9 and 2 3 in the ratio 1:2 initially। मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉइंट, दो पॉइंट जिसमें से एक 8-9 है और दूसरा 2-3 है, को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को इनिशियली 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो वह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसके लिए हमें पहले जरूरत होगी कि हम उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करें। इसके लिए आप देखिए कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा सॉल्यूशन, ये हमने सॉल्यूशन लिख दिया और उसके बाद हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। से मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट, एक पॉइंट सपोज कीजिए P है जिसके कोऑर्डिनेट 8 और -9 है, और दूसरा पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट 2 और 3 है। और ये वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज कीजिए कि ये R है जो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें बताना है कि ये जो R है, ये R ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसके लिए हमें इसके कोऑर्डिनेट को निकालने की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। तो आप कई बार इस तरह के क्वेश्चंस बनाए होंगे। आप देखिए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट p इक्वल टू 8-9, और इसको हम मान लेंगे कि ये x1 और y1 के फॉर्म पे है। इसी तरह से q इक्वल टू कितना 2-3, और इसे हम मानेंगे कि ये x2 और y2 के फॉर्म पे है। फिर ये मान लेते हैं also let, यहाँ इसे साफ करते हैं। also let point of intersection is R and given दिया गया है कि m:n इक्वल टू 1:2। सो फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला से क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स R इक्वल टू होगा m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m+n। फिर कॉमा, इसी प्रकार से दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करना है राइट साइड में और 2 से मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड वाले में। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो m का वैल्यू होगा 1 और x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है 2, यहाँ देख सकते हैं x2 का वैल्यू है 2। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 प्लस n का वैल्यू है 2
और x1 का वैल्यू होगा, आप देख सकते हैं ये है 8 और अपॉन m, m यानी कि 1 और 2, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। और इसी तरह से फिर m, अब m कहाँ पे है, ये m है 1, यहाँ देखिए m 1 है और n 2 है। आप इस तरह भी समझ सकते हैं, 1 से 2 में मल्टीप्लाई किए, 2 से 8 में मल्टीप्लाई कर दिए और 1 प्लस 2 हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 में, या फिर यहाँ देखेंगे y2 के बदले 3 रखना है और y1 के बदले -9 रखना है। m और n के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं कि m का वैल्यू है 1 इंटू और y2 का वैल्यू है 3 प्लस n का वैल्यू है 2 इंटू y1 का वैल्यू है -9 अपॉन 1 प्लस 2। सोल्व करते इसको, तो इसका यहाँ सोल्व कर लेते हैं। ये इक्वल टू हो गया 2 प्लस 16 अपॉन 3 कॉमा 3 माइनस 18 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा 18 अपॉन 3 कॉमा माइनस 15 अपॉन 3। तो कैंसिल करेंगे, ये 6 हो जाएगा और ये 3 से 15 को कैंसिल करेंगे, ये -5 आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, इसका पहला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और दूसरा कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन lies in quadrant 4, क्योंकि फोर्थ ही वो क्वाड्रेंट है जिसमें जो भी पॉइंट लाई करते हैं उनका फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिया। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, पढ़ते क्या कहता है। If alpha and beta are zeros of polynomial 3x square plus 2x plus 1, मतलब अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। फाइंड द पॉलिनोमियल, तब उस पॉलिनोमियल को निकाले वो जीरोज आर 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तब आपको उस पॉलिनोमियल को निकालना है जिनके ये जीरोज हैं। तो पहले तो आपको बता दें कि जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होता है तो हमको जरूरत होती है सम ऑफ जीरोज की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। एक जीरो ये हो जाएगा, दूसरा जीरो ये होगा, तो इन दोनों का सम चाहिए और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट भी चाहिए। पर इसके लिए हमें अल्फा और बीटा को भी समझना होगा कि ये भी दिए गए हैं। यहाँ पे अल्फा और बीटा दिया गया है कि ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो आइए चलिए सोल्व करते इसको, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे लिख दिया हमने सॉल्यूशन और यहाँ लिखा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b बाई ए, और यहाँ हमने दिया माइनस। अब आते हैं b कितना है, तो आप देख सकते हैं b ये है +2 और a इसको कहते हैं 3 को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2 अपॉन 3। फिर हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा और इसका फॉर्मूला होता है c बाई ए। और अब देखते हैं c कितना है, तो c कहा जाता है कांस्टेंट टर्म को जो 1 है, और a तो पहले ही हम जान चुके हैं 3 है। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना 1 अपॉन 3। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, जिस पॉलिनोमियल को निकालना है उस पॉलिनोमियल का जो ये एक जीरो है, तो इतना बड़ा को हम एक छोटा लेटर से डिनोट कर देंगे। इसको भी एक सिंगल लेटर से
डिनोट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं लेट, मान लिया कि ए इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा एंड बीटा बी इक्वल टू 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। इस तरह से हमने इन्हें एक दो सिंगल लेटर से डिनोट कर दिया। तो हमें जरूरत होगी सम ऑफ जीरोज की। तो मतलब यहाँ पे हमने लिखा सम ऑफ जीरोज। अब अगर आप सम ऑफ जीरोज निकालते हैं तो इसका मतलब हो गया ए प्लस बी, और ए कितना है, ए है 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये हो गया। अब फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है उस रूल पे हम इसे सोल्व करते हैं। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 1 प्लस अल्फा और इनटू 1 प्लस बीटा। ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में होगा 1 माइनस अल्फा इनटू 1 प्लस बीटा, फिर प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा इनटू 1 प्लस अल्फा। ओके, तो अब सोल्व करते हैं। ऊपर ही सोल्व करेंगे, नीचे वाले को नीचे सोल्व करेंगे। तो पहले आप 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 1 से बीटा को, फिर माइनस अल्फा से 1 को, फिर माइनस अल्फा से बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है उसके आधार पर आपको आगे बढ़ना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे 1 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, 1 से बीटा में मल्टीप्लाई होगा प्लस बीटा, माइनस अल्फा से 1 में मल्टीप्लाई हुआ माइनस अल्फा, माइनस अल्फा से प्लस बीटा में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस अल्फा बीटा हो गया। फिर बीच में प्लस है, प्लस दे दिए। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रोडक्ट है इन दोनों का इसमें भी यही करेंगे। 1 से 1 में, 1 से अल्फा में, फिर माइनस बीटा से 1 में, फिर माइनस बीटा से अल्फा में। तो इस तरह से देखते हैं प्रोडक्ट क्या आ रहा है। 1 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ 1, 1 से प्लस अल्फा में मल्टीप्लाई हुआ प्लस अल्फा, 1 माइनस बीटा से 1 में मल्टीप्लाई हुआ माइनस बीटा, और माइनस बीटा प्लस अल्फा में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस अल्फा बीटा हो गया। नीचे में 1 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ 1, 1 से बीटा में मल्टीप्लाई हुआ बीटा, अल्फा से 1 में मल्टीप्लाई हुआ अल्फा, और अल्फा और बीटा में मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा बीटा आ गया। अब सोल्व करते हैं तो देखिए ऊपर में क्या आता है। यहाँ अगर देखें तो ये माइनस अल्फा और ये प्लस अल्फा कैंसिल हो गया। इसी प्रकार से माइनस बीटा और प्लस बीटा भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 1 और 1, 2 और माइनस माइनस अल्फा बीटा एंड माइनस अल्फा बीटा, मतलब माइनस 2 अल्फा बीटा। और नीचे क्या है, नीचे है 1 प्लस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा पहले लिख दिए, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आगे सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए तो यहाँ दे दिए इक्वल टू, और इसके सामने अपॉन का साइन दे दिए। ऊपर हमने लिख दिया 2 माइनस 2 इंटू, और अल्फा बीटा कितना आया है, अल्फा बीटा का वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अल्फा बीटा का ये वैल्यू है 1/3। तो यहाँ पुट करेंगे हम 1/3। तो यहाँ लिखते हैं 1/3। ओके, फिर नीचे आते हैं। नीचे है 1 प्लस, और ब्रैकेट में है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने निकाल कर रखा है, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा -2/3 और फिर प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू है 1/3। अब इनका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो
ऊपर में ये 2 हो गया और माइनस 2 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2/3 हो गया। फिर नीचे 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ 3 प्लस माइनस माइनस 2 यहाँ हो जाएगा प्लस 1 यहाँ हो जाएगा। अब फिर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 2 अपॉन 3 और फिर नीचे क्या आएगा, नीचे में होगा 3 और 1 4 4 माइनस 2 अपॉन 3। सो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आएगा 4, नीचे आ जाएगा 2, ये कट कर हो जाएगा 2। इस तरह से हम लोग सम ऑफ जीरोज निकाल लिए, लेकिन अभी और भी काम बाकी है। इसे अभी निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमने यहाँ लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब हो गया ए बी। अब फिर से देखिए ए और बी का वैल्यू पुट करना है तो ए का वैल्यू है 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इंटू बी का वैल्यू है 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से नीचे। फिर वैसे ही पहले जो मल्टीप्लाई किए थे उसी प्रोसेस द्वारा 1 से 1 में होगा 1 और फिर 1 से माइनस बीटा में हुआ माइनस बीटा, माइनस अल्फा से 1 में होगा माइनस अल्फा, माइनस अल्फा और माइनस बीटा में मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। इसी तरह से 1 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, 1 से बीटा में हुआ प्लस बीटा, अब अल्फा से 1 में हुआ प्लस अल्फा और अल्फा बीटा में मल्टीप्लाई हुआ अल्फा बीटा हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और प्लस अल्फा बीटा, और नीचे इसी प्रकार से 1 प्लस यहाँ भी बीटा प्लस अल्फा होगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, फिर सोल्व करते आगे, यहाँ आते हैं तो ये हो गया दिस इक्वल टू 1 की जगह पे 1 पुट कर देंगे, 1 की जगह 1 ही रखेंगे और माइनस बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं -2/3, ये यहाँ पे पुट कर तो क्या आएगा, ये होगा -2/3 और फिर प्लस अल्फा बीटा का भी वैल्यू हम लोग निकाल कर रखे हैं, कितना 1/3। नीचे आते हैं, ये 1 हो गया प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2/3 और प्लस ये 1/3। फिर से इसका सिंप्लीफिकेशन इसी प्रकार से करेंगे जैसे पहले कर चुके हैं। तो ये 1 3 और 3 का एलसीएम 3 हो गया, 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 2 और 1 का 1 हो जाएगा। फिर नीचे भी 3 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 1 जा 3 प्लस 2 और कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2/3 है तो हमने लिख दिया है +2/3, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं -2/3, तो यहाँ पे हमने लिखा -2/3। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे, अब ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ लिखते हैं -2 प्लस 1/3। सोल्व करेंगे, ऊपर आएगा 3 + 2 5 + 1 6 और नीचे आएगा 3 + 1 4 -2 2, और ये जो 3 है 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी ये कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दिया। तो अब लिखना है सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू, फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज
यानी a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी सॉरी ये होगा ए बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी और तब इक्वल टू दिए, सो एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा सॉरी ए प्लस बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया है, ये है ए प्लस बी का वैल्यू यानी 2। तो ये आपको यहाँ रखना है और ए बी का वैल्यू यहाँ आया है 3, तो वो यहाँ रखना है। तो रखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 2x प्लस और ये हो गया 3। तो यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 को सोल्व किया और अब क्वेश्चन नंबर 28 पर फोकस करते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन? कहता है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रॉड and the length of its shadow is 1:√3. Find the angle of elevation of the sun at that moment. मतलब इसने क्या कहा? सो यहाँ देखिए हम आपको समझा रहे हैं। ये कह रहा है कि एक वर्टिकल रॉड है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वर्टिकल रॉड है और इस वर्टिकल रॉड का जो शैडो है वो सपोज कीजिए ये इसका शैडो है। तो इस समय जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो ये इस तरह से जो सन रेज आएगा उसको हमने ऐसे शो किया। तो ये जो एंगल होगा ये कहलाएगा उस मोमेंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो इसको हमने मान लिया कि ये कितना है, थीटा। अब ये कह रहा है, ये लेंथ मान लेते हैं पहले। यहाँ देख लीजिए ये लेंथ है रॉड का ए बी और बी सी है और शैडो का लेंथ। तो शैडो का लेंथ अगर हम यहाँ पे लिखें, देखिए यहाँ हमने लिखा सॉल्यूशन और देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ पे मान लिया लेट ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ दी रॉड और इसको हमने क्या माना, ये माना हमने x एंड BC क्या है, BC हो गया लेंथ ऑफ द शैडो और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया √3x क्योंकि रॉड और शैडो के लेंथ का जो रेशियो है वो रेशियो आप देख रहे हैं कितना दिया हुआ है, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 1:√3। अब चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे x न लिखें, यहाँ भी न लिखें, ऐसे छोड़ दें और तब आप क्या करें कि यहाँ पे लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ लिख दे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 1/√3। सो ए बी इक्वल टू, ये ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको इससे कुछ करने की जरूरत ना पड़ेगी, आप इसको छोड़ दीजिए, मानने की जरूरत ना है। तो इतना बराबर हो जाएगा, देखिए ये tan थीटा कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज tan थीटा और ये हो जाएगा 1/√3 और तब देखेंगे कि 1/√3 tan कितना का वैल्यू होता है, तो ये tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अब दोनों ओर से tan को हटा देंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 30 डिग्री और थीटा ही एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन है। सो यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब चाहे तो यहाँ पे सन बना सकते हैं, ऐसे सन भी बना सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे आपको 90 डिग्री दिखा देना है। ओके, अब आते हैं, देखिए ये कह रहा है ड्यूरिंग द सनसेट शैडो ऑफ द टावर इंक्रीजेज, यानी कि सनसेट के दौरान टावर का शैडो का लेंथ इंक्रीज होता है। द शैडो ऑफ टावर इज 3 times as long as its shadow when the angle of elevation of the sun is 60 डिग्री, यानी जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, उस समय शैडो के लेंथ का 3 टाइम्स एक समय है जब इसका 3 टाइम्स शैडो बनता है। तो बताना है उस समय सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। अब इसे यहां समझते हैं कि ये मान लीजिए एक टावर है, इस टावर का हाइट बनाते हैं यहाँ पे। ये मान लो कि ये वो टावर हो गया, हमने यहाँ लिख दिया ए बी। ए बी इज द हाइट ऑफ टावर एंड बी सी इज the length of shadow when the angle of elevation is 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री पर जो शैडो का लेंथ है ये है BC, तो इसे हम x मान लिए। अब क्या हो रहा है कि टावर के शैडो का लेंथ इस समय जब 60 डिग्री पर सन है, उस समय के शैडो के लेंथ का, यानी इस BC का 3 टाइम्स शैडो इंक्रीज हो गया है। तो इसको इंक्रीज करते हैं यहाँ से। अब देखिए इसको यहाँ पे इंक्रीज कर दिए, सपोज कीजिए ये D पर आ गया यहाँ तक। तो इसका अर्थ हुआ कि ये B से जो D का लेंथ है वो पहला वाला जो शैडो था उसका 3 टाइम्स हो गया, यानी ये 3x हो गया। तो इस समय सन का जो एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो मान लीजिए ये है। ये है सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला। तो ये सपोज कीजिए थीटा है, तो इसी थीटा को निकालना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, टावर के हाइट को h मान लेते हैं। अब बारी है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखने की, विवरण लिखेंगे। यहाँ पे लिख दिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखे और यहाँ लिखते हैं लेट, माना कि ए बी क्या है, इसमें ए बी है हाइट ऑफ द टावर, तो यहाँ लिख देंगे हाइट ऑफ द टावर, और इसको हमने कितना माना है h, तो h लिख दिया। BC क्या है, BC है लेंथ, लेंथ ऑफ द शैडो, लेंथ ऑफ शैडो व्हेन, तब जब when sun is at 60 डिग्री, और इसको हमने कितना माना है x। और BD क्या है, BD है लेंथ ऑफ द शैडो when sun is at theta, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BD कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। सो नाउ इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABC, यहाँ देखें तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में ये एंगल एक्यूट एंगल मालूम है, और इसके लिए ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस है,
तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो tan में होता है, इसलिए tan लेकर चलते हैं। और यहाँ पे पहले हम ये 90 डिग्री दिखा देते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री दिखा दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो गया बी सी। अब tan 60 डिग्री के नीचे उसका वैल्यू √3 लिखेंगे और ए बी के बदले h, बी सी के बदले x लिख देंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू √3x होगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी। अब जो आप देख रहे हैं ये वाला राइट ट्रायंगल ए बी डी, इसको लेकर चलते हैं। तो इस ट्रायंगल में भी हम tan ही लेकर चलेंगे, tan थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का यूज करना है। तो tan थीटा होगा, परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो गया बी डी। tan थीटा को tan थीटा ही लिखेंगे क्योंकि हमें थीटा निकालनी है। और ए बी के बदले हमने लिखा h और बी डी के बदले लिख दिया 3x। अब यहाँ देखिए tan थीटा इक्वल टू, और h का वैल्यू हम निकाल चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो आप देखिए यहाँ h दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, h के बदले यहाँ लिख देंगे √3x। तो यहाँ लिखते हैं √3x और अपॉन 3x, x to x कैंसिल, और √3 से 1 टाइम ये कट जाएगा और √3 से √3 टाइम्स 3 कट जाएगा। तो इस तरह से tan थीटा क्या आ गया, tan थीटा आ गया 1/√3। सो देखेंगे कि tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू। दोनों ओर से tan हटाएंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से सो रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का और सोल्व करने के बाद हम 29 पर आ चुके हैं। और 29 में दिया गया है प्रूव करने के लिए, तो आप पहले LHS लेकर चलेंगे और RHS लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ लिखे LHS इक्वल टू tan स्क्वायर A अपॉन tan स्क्वायर A माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर A अपॉन सेक स्क्वायर A और माइनस कोसेक स्क्वायर A। ठीक है, इक्वल टू देंगे और tan स्क्वायर A के बदले हम लिखेंगे साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A। फिर नीचे भी tan स्क्वायर A के बदले लिखेंगे साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A और माइनस 1। फिर यहाँ प्लस, यहाँ भी इन्हें भी साइन और कॉस में चेंज करना है। तो कॉसेक स्क्वायर A बराबर होगा 1/साइन स्क्वायर A, और नीचे सेक स्क्वायर A का होगा 1/कॉस स्क्वायर A माइनस कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर A। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। ऊपर तो वैसे ही रह गया साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A, कुछ नहीं करना है। नीचे फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, तो ये LCM हो जाएगा कॉस स्क्वायर A, और ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A। इसी प्रकार से इधर भी होगा, ऊपर में 1/साइन स्क्वायर A होगा, हम यहाँ पे 1/
साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं, और नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा एलसीएम कॉस स्क्वायर ए और इनटू साइन स्क्वायर ए। ऊपर में क्या आएगा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कैंसिल होगा और ये कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बच गया साइन स्क्वायर ए और नीचे हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर प्लस इधर भी क्या ऊपर बच गया, ऊपर बचा 1 बाई नीचे हो गया साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए, और फिर इसके नीचे कॉस स्क्वायर ए बचा है। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए है जो पलट कर चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ लिख देंगे इनटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इक्वल टू दे दिए और यहाँ पे हमने लिखा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। अब दोनों ही टर्म के डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम और सेम का एलसीएम जब लेंगे तो सेम ही आएगा, मतलब वही रह जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये एलसीएम हो गया, सॉरी साइन स्क्वायर ए, ये यहाँ पे छूट गया माइनस, तो यहाँ देंगे माइनस, ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऊपर क्या आएगा, ऊपर ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्यों, यहाँ समझ लीजिए कि अगर आप साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से साइन स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ही रह जाएगा, और यही कंडीशन यहाँ भी लागू हो रहा है, तो इसलिए ऊपर में यही रह गया। अब ध्यान देंगे इक्वल टू दिए और ऊपर वाला एक फॉर्मूला है जिसका वैल्यू होता है 1, और नीचे में आप देखेंगे कि हमें जो लाना है RHS में, यहाँ शो हो रहा है, देखिए यहाँ हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ कॉस है, साइन नहीं है। तो जब साइन नहीं है सिर्फ कॉस है तो हम इस साइन को कॉस में बदल देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हमने लिखा साइन स्क्वायर ए के बदले, और फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और तब ऊपर में आ गया 1 और नीचे 1, और फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। इस तरह से ये हमारा RHS आ गया और हमने इसको बड़ी ही सरलता से प्रूव कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, जरा ध्यान से देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि इन द गिवन फिगर, ये जो आप देख रहे हैं फिगर यहाँ दिखाई दे रहा है, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट B इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और D BC का मिड पॉइंट है। सो दैट, शो करना है कि AC का स्क्वायर AD के स्क्वायर प्लस इस CD के स्क्वायर के ट्रिपल के सम के बराबर है। तो क्वेश्चन स्पष्ट रूप से यहाँ दिख रहा है। अब आपको बताते कैसे सोल्व करना है इसको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख दिए सॉल्यूशन, और पहले लिखेंगे गिवन। क्या दिया गया है, दिया गया है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री and D is
the mid point of BC। सो इसका मतलब हुआ कि अगर D मिड पॉइंट है BC का, देखिए यहाँ पे अगर ये D मिड पॉइंट है BC का तो ये BD और CD दोनों इक्वल होंगे और दोनों में से प्रत्येक पूरे BC का हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि सो BD इक्वल टू CD और इक्वल टू हाफ BC, यहाँ हमने लिख दिया। तो इसका मतलब हुआ कि BC BD या CD दोनों का डबल हो जाएगा, यानी BC बराबर 2BD या BC बराबर 2CD होगा। ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रूफ, और देखिए इसका प्रूफ क्या दे रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी ट्रायंगल में हाइपोटेनस, किसी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। इस थ्योरम के अनुसार हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से देखिए एक बार आप ट्रायंगल ये ले लीजिए, ये ABC ले लीजिए, ये बड़ा वाला। तो इस राइट ट्रायंगल में AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस है, तो AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। कौन सा ट्रायंगल में? तो यहाँ लिख दे रहे हैं इन राइट ट्रायंगल ABC। ठीक है। और फिर इसी तरह से हम इस ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं ABD का। इस ट्रायंगल में भी हाइपोटेनस है AD। हाइपोटेनस कौन है? AD। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड में एक AB है, AB का स्क्वायर और दूसरा BD है, तो हमने लिखा BD का स्क्वायर। और इसको किस ट्रायंगल में हमने लिखा है? तो ये इन राइट ट्रायंगल ABD यहाँ लिख दिया। अब क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। चेंज होगा तो फिर ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? यहाँ बच जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर और इक्वल टू इधर बच जाएगा BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब देखें तो BC, यहाँ देखिए यहाँ पे हमने प्रूव्ड कर रखा है कि BC इक्वल है 2CD के, क्योंकि हमें CD की जरूरत है यहाँ, जो हमको प्रूव्ड करना है इसमें CD की जरूरत है। तो इसलिए हम इस BC के बदले BD ना यूज करके CD यूज करेंगे। तो BC का वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा कितना? यहाँ हमने लिखा, सॉरी यहाँ पे आप देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे ये साइन, यहाँ पे साइन चेंज हो चुका है, ये प्लस से माइनस हुआ है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा न कि प्लस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस। अब ये BC के बदले हमें क्या लिखना है? BC के बदले लिखना है 2CD। तो यहाँ पे हम 2CD का स्क्वायर करेंगे और फिर BD भी CD के इक्वल ही है। यहाँ पे देखिए BD किसके इक्वल है? CD के। तो हम BD स्क्वायर की जगह पे CD स्क्वायर भी
लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे CD स्क्वायर। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन या रिमार्क में लिखेंगे कि वी हैव प्रूव्ड, सॉरी प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे घेर कर। तो यहाँ लिख दे रहे हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिख दिए। अब ये कितना होगा, 4CD स्क्वायर और माइनस CD स्क्वायर, मतलब आ गया ये कितना, 3CD स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ हमने लिखा 3CD स्क्वायर। तो इस तरह से अब देखिए आ चुका हमारा रिजल्ट, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू 3CD स्क्वायर। क्या करेंगे, जो लाना है उसमें हमें लेफ्ट साइड में AC स्क्वायर रखना है, रख दिए, और इस माइनस AD स्क्वायर को राइट साइड में भेजेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस AD स्क्वायर और प्लस 3CD स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने जो हमारा रिक्वायरमेंट था उसे प्रूव्ड कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रूव्ड। तो ये 30 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 30 का और है, यहाँ देख रहे हैं ये और है क्वेश्चन नंबर 30 का। और इसके अनुसार ये एक ट्रायंगल ABC है जिसके अंदर एक सर्कल बना है, जो BC को L पर, यहाँ L छूटा हुआ है, AC को M पर और AB को N पर टच करता है। तो फिर इस BL, CM और AN का लेंथ बताना है कितना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है। हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ हम लोग लिखेंगे, ये लिख लेते हैं सॉल्यूशन, लिखे, और फिर क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट to the circle are equal to one another. So BL, यहाँ पे पहले हम BL लिख दें, यहाँ BL लिख दिए, यहाँ देखिए ये यहाँ पे L नहीं था तो हमने यहाँ L लिख दिया। तो इस तरह से सो BL, यहाँ देखेंगे ये जो BL है वो इक्वल हो जाएगा BN के, ये CL इक्वल हो जाएगा CM के, और ये AM इक्वल हो जाएगा AN के। तो इनको मान लेते हैं, जैसे BL को X मान लेते हैं तो ये भी BN X हो जाएगा, ये CL को Y मान लेंगे तो ये भी Y हो जाएगा, और इसको अगर Z मानेंगे तो ये भी Z हो जाएगा। तो हम यहाँ भी दिखा दे रहे हैं, ये मान लेते हैं कि ये BL X है, ये BN भी कितना हो जाएगा X, और ये CL को हमने मान लिया Y, तो ये भी हो जाएगा कितना, ये भी हो जाएगा Y, और ये AM को मान लिया Z, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा Z। तो यहाँ लिखते हैं कि सो BL इक्वल होगा किसके, BN के, और इतना बराबर X मान लिया। फिर इसी तरह से CL इक्वल होगा किसके, CM के, और ये इक्वल कितना होगा Y। इसी प्रकार से AM इक्वल होगा किसके, AN के, और इतना इक्वल टू क्या मानेंगे, Z। ये सब हमने
माना है, यहाँ हमने लिखा से। और सो ध्यान से देखिए कि x प्लस वाई, x प्लस वाई, ये फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ दिखा रहे हैं आपको कि ये x और y का सम BC के बराबर होगा और ये 8 है। यहाँ हम लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 8 और इसको हमने लिखा इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसी प्रकार से y प्लस जेड ये AC के बराबर होगा और इसका लेंथ 12 है, तो 12 दे दिए और इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। इसी तरह से z प्लस एक्स AB के बराबर होगा और इसका लेंथ 10 है, तो x प्लस जेड इक्वल टू 10 लिखे और इसको इक्वेशन थर्ड लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं एडिंग। अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा और 2 ही z होगा। इस साइड कितना हो जाएगा, 8 प्लस 12 20 और प्लस 10 30। अब ना 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और इधर 30। अब ना 2 से 30 को कैंसिल कर देंगे 15 टाइम्स, तो इस तरह से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15, ये एक और इक्वेशन बन गया जिसे हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तब करना क्या है, इक्वेशन 4 से अगर हम अगर x को निकालना है तो ध्यान दीजिए, x को निकालना है तो फिर x वाले को छोड़कर यानी ये y प्लस जेड वाला जो इक्वेशन है 2, इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2, लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये इक्वेशन 4 है और ये है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 4 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को माइनस करेंगे और राइट साइड से राइट साइड को माइनस करेंगे। तो लेफ्ट साइड में y और z है, इधर इधर भी y और z है, तो y और z से y और z कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x। तो इधर आपको लिख देना है x इक्वल टू, और इधर 15 है और इक्वेशन सेकंड में राइट में 12 है, तो ये आ गया 3। इस तरह से x का वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे अगेन इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन थर्ड करते हैं, देखते क्या रिजल्ट आएगा। तो इक्वेशन 4 आप देख ही रहे हैं कहाँ पे है, यहाँ है इक्वेशन 4 और ये है इक्वेशन थर्ड। तो x प्लस वाई प्लस जेड से z प्लस एक्स अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z से z कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बच जाएगा y। तो यहाँ पे लिखना है y और इसका राइट हैंड, इस 4 का राइट हैंड 15 है और इसका 10 है, तो 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा 5। तो आपको यहाँ लिख देना है 5। इसी तरह से लिखना है also इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 4 से इक्वेशन 1 को देखते हैं माइनस करके क्या आ रहा है, ये इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन 1 है, तो एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बच जाएगा z और 15 माइनस 8 हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हो गया z इज इक्वल टू 7। सो नाउ अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है BL और BL कितना के इक्वल है x के। आप देख सकते हैं यहाँ पे BL है, BL किसके बराबर है x के, और x कितना आया, x आ गया यहाँ पे लिख दिए, x आ गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसी तरह से फिर CM निकालना है, क्या निकालना है CM, यहाँ देखिए CM है तो CM लिखते हैं और CM किसके बराबर है, यहाँ देखिए CM बराबर है y के, तो यहाँ हम लिखते हैं CM।
cm इक्वल टू y, और y कितना आया है, y आया है 5 सेंटीमीटर। और इसी तरह से फिर निकालना है an, और an किसके बराबर है, an बराबर है z के, और z कितना है 7 सेंटीमीटर। तो ये तीनों हमारा आंसर हो जाएगा, यही तीनों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 30 का और भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है कि ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच, फर्स्ट में इज ए प्राइम नंबर। अगर एक डाई को एक बार फेंका जाता है तो प्राइम नंबर के प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें। और दूसरा कह रहा है लाइज बिटवीन 2 एंड 6, यानी एक नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालें जो 2 और 6 के बीच लाई करता है। तो आइए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं 31 का फर्स्ट। यहाँ पे लिख दिए सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिखते हैं एस। जब भी एक डाई को हम थ्रो करेंगे तो जो पॉसिबल आउटकम आएंगे वो 1, 2, 3, 4, 5 या 6 में से कोई भी आ सकता है। तो इसलिए ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए, और पॉसिबल आउटकम की संख्या को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कहते हैं, और इसकी संख्या कितनी हो गई 6। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हम यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि लेट ई इक्वल टू, यहाँ E1 लिख देते हैं क्योंकि दो क्वेश्चन है, तो पहला के लिए E1 मान लेते हैं। E1 का मतलब हो गया कि एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो फिर जो ऊपर सैंपल स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो सैंपल स्पेस दिखाई दे रहा है, इसमें प्राइम कौन कौन है, इसमें प्राइम है एक 2, एक 3 और एक 5। तो आपको यहाँ पे लिखना है 2, 3 और 5, यही प्राइम नंबर्स हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी जो संख्या होगी इसको कहेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो ये 3 हो गए, 3 है इनकी संख्या। सो P E1 का मतलब हो गया नंबर ऑफ E1 अपॉन नंबर ऑफ S, और नंबर ऑफ E1 कितना आया है 3, और नंबर ऑफ S कितना आया है 6, ये कट जाएगा 1/2। तो एक आंसर ये हो जाएगा। और सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह होगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट E2 इक्वल टू एन इवेंट getting an event getting a number lies between 2 and 6। तो ये कौन कौन से नंबर हैं जो 2 और 6 के बीच लाई करते हैं। तो चलिए सैंपल स्पेस पर एक बार फिर फोकस करते हैं। यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे 6 है, तो इनके बीच ये जो नंबर है 3, 4, 5 यही लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 3, 4, 5। तो इनकी संख्या कितनी है, तो इसको कहेंगे नंबर ऑफ E2। ये सेकंड केस का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होगा, इसकी संख्या हो गई 3। सो यहाँ पे लिखेंगे सो P E2 इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ E2 अपॉन नंबर ऑफ S। और नंबर ऑफ E2 कितना है, ये है 3, और नंबर ऑफ S कितना है 6। तो ये सोल्व करेंगे आ जाएगा 1/2।
तो सेकंड का भी आंसर सेम ही आया 1/2। ये और ये फर्स्ट का देखिए यहाँ पे 1/2 दोनों सेम आए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 भी हमने सोल्व कर लिया। तो इस प्रकार सेल्फ असेसमेंट पेपर 3 के सेक्शन सी के जितने क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने सोल्व किया। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट्स जरूर करें, लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।